हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से इस क्लास की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और आप लोगों ने इस क्लास को बहुत सपोर्ट भी किया। साथ ही साथ कल मैंने आप लोगों के लिए मिनरल्स की पूरी एक रिपोर्ट बना के पूरी एक क्लास कराई थी जो लगभग 50 मिनट की थी, जिसमें हमने ऑल मिनरल्स को कवर किया था कि भारत में उसका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, रिजर्व कहाँ पे हो रहा है, क्या उसके यूज होते हैं और खान जो विभाग है, जो हमारा माइनिंग का मंत्रालय है, ये किस तरीके से काम करता है और वर्ल्ड के स्तर पे किसकी रैंकिंग अब फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, कहाँ कहाँ पे भारत अपनी अपनी जो मोनोपोली है वो इस्टेब्लिश कर पाया। ये सभी चीज़ें मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि आर्थिकी के जो प्रश्न आएंगे ना, इकोनॉमी के, वो दो जगह से आएंगे। एक तो बजट से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से। साथ ही साथ जो अपडेटेड डाटा होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हो, मिनरल्स के हो, या फिर वन रिपोर्ट के हो, या फिर जो इंपॉर्टेंट जो सूचकांक आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पे, इन सभी चीजों को हम एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, आप लोगों को भी पता है, परीक्षा वाणी की प्रकाशन की पुस्तक है और इसी में हम आर्थिक परिदृश्य को कवर कर रहे हैं भारत और विश्व के अंतर्गत। हालांकि मैंने इसकी कल पीडीएफ पोस्ट कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे, पूरी किताब की नहीं पोस्ट की। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहां से हर बार 1 से 2 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है कम मेहनत में, तो वो चीजें पहले हम कवर कर रहे हैं। जैसे मिनरल्स की रिपोर्ट हम लोगों ने कल कवर की थी और आज हम लोग इस बुक के अंतर्गत दोस्तों कवर करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारे पास भी किताब है ये वाली, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से डाटा को पढ़ना और कौन से डाटा को छोड़ देना है, या फिर कहीं कहीं पे बुक में भी 1-2 डाटा वगैरह जो गलत हो जा रहे हैं उसको लेके बहुत पजल्ड हो रहे हैं। तो गलत कुछ नहीं है, जो है वो मैंने सही कर दिया है और जहां पे गलतियां वो मैंने बताई भी हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे उसका लिंक है, वहां पर इसकी पीडीएफ मिलती है। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने कल मिनरल्स की जो रिपोर्ट पढ़ाई थी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मतलब कह सकता हूं कि आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया और इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इन सभी सीरीज को आप प्यार देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड मिनरल रिपोर्ट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसे पढ़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों को बताने से पहले थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे कुछ इसकी बेसिक डेटा भी हमें पढ़ने होते हैं और क्या क्या उनमें प्रश्न का ट्रेंड है, ये भी हमें समझना जरूरी होता है। देखते हैं, फसल की बात करेंगे, पशुपालन की बात करेंगे, साथ ही साथ वानिकी और लॉगिंग, यानी कि जिसको हम लोग फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग कहते हैं, और उसके बाद एक्वाकल्चर यानी कि मछलियों का पालन व खनन और उत्खनन को ही हम पूरी की तरीके से प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि मैंने कल बुक में बताया था कि आप लोगों को सेकेंडरी सेक्टर भी यहीं से कवर कराऊंगा, टर्सरी सेक्टर भी यहीं से कवर करा दूंगा और प्राइमरी सेक्टर भी यहीं से कवर होगा। तो ये आप अगर जो फॉरेस्ट्री की बात करते हो, एक्वाकल्चर की बात करते हो, या फिर क्रॉप्स की बात करते हो, लाइव स्टॉक की बात करते हो, पशुपालन की, या फिर माइनिंग वगैरह, ये सभी प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें कि कुछ ऐतिहासिक तरीके से, तो जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि देश के सकल घरेलू उत्पादन की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान जब भारत आजाद हुआ था ना 1950-51 में, लगभग 55.4% था। इसका मतलब है कि 100 में से 55 लोग लगभग एग्रीकल्चर के फील्ड में लगे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आजाद होता गया, वैसे वैसे हमने बहुत सारे जो है कि इनोवेशन की, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की, बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज किया। तो अब हमारा देश इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में भी बहुत अग्रणी होता जा रहा है, जिसका परिणाम ये हुआ कि एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं इसका वेटेज कम हुआ और एग्रीकल्चर से लोग दूर होते गए हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें समझनी है। मैं अगर डायरेक्ट बस शुरू कर दूं और यूट्यूबर्स की तरह कि हाँ बस आया और मैंने फैक्ट बताया और चल दिया, ये फैक्ट तो आप भी पढ़ लोगे मेरे दोस्त। लेकिन अगर मैं इन चीजों को कनेक्ट करके बताऊंगा, अदर स्टेट के पॉइंट से बताऊंगा या फिर आपके यूपी के पॉइंट से बताऊंगा, तो चीजें ज्यादा आसान होंगी समझना, ज्यादा देर तक आप रिटेन कर पाओगे, धारण कर पाओगे। नहीं तो बुक तो आपके पास भी रहेगी, पीडीएफ में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप रट सकते हो, लेकिन रटने में देखना पड़ेगा ना कि कहां पे किस तरीके से लॉजिक लगाना पड़ता है जिससे आसान हो जाए, जो कि मैंने कल भी आपको पढ़ाया था उस रिपोर्ट में मिनरल्स की। यहां पे देखो कि 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना हो गया, 17.7%, जो कि घट गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ जो उसके एलाइड सेक्टर होते हैं, जैसे अब एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर जो बनाया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं, या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो बीज वगैरह की संभावना होती है, या जो भी छोटे छोटे उद्योग चलते हैं इसके भरोसे, इन सभी का योगदान प्राइमरी सेक्टर के रूप में आप देखोगे कि 17.7% हो गया है। साथ ही
अब जैसे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन आपको बता दूं क्योंकि कभी कभी होता है कि प्रश्न उससे समझना आसान हो जाता है। 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर यानी कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में, जैसे फसल की बात करेंगे तो 55% हो गया, पशुपालन की बात करेंगे तो 30.28, वानिकी की बात करेंगे तो 7.24 और मत्स्य पालन की बात करेंगे तो 7.25% हो जाता है। तो यहां पर आपने ये देख लिया। और देश कार्यबल में कृषि और सहायक क्षेत्र का योगदान 2021-22 में लगभग 54.6% है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जिसने जनवरी 2021 में पूरा एक रिपोर्ट जारी करते हैं। अब देखो भारत का क्या होता है कि जो हमारा एनुअल ईयर होता है मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है, कुछ देशों में शायद थोड़ा बहुत चेंजेस हो या फिर अन्य देशों की जो जलवायु होती है उसके हिसाब से वहां पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता हो, तो इसीलिए विश्व स्तर पे लेटेस्ट डेटा अपडेट नहीं होता है कि आप 2024 का देख लोगे। 2021 या बहुत होगा तो 2022 तक होगा, उससे ज्यादा अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो कि 2019 में कुल रोजगार में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा 43% के आसपास है और ये पूरे वर्ष की 2019 के अकॉर्डिंग बताया गया है वर्ल्ड में। अब बात करते हैं कृषि उत्पादन और भारत और विश्व को। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक जानना जरूरी था, लेकिन और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनाज उत्पादन की बात करेंगे। देखिए आज की जो क्लास अगर आपने ढंग से कर ली ना, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आप सीख लोगे कि किस प्रकार से मिनरल्स की रिपोर्ट को पढ़ा जाता है या फिर खाद्यान्न रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है। केवल रटने वाला काम अगर होता तो ये आप लोग भी कर सकते थे, लेकिन कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रश्न पहले से आते रहे हैं पीवाईक्यूज को, उनके बेस पे तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो कि मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्रमुख खाद्यान्न के रूप में, दूसरा होता है आपका मोटे अनाज या मोटे खाद्यान्न का दो, और तीसरा होता है आपका लघु खाद्यान्न। मुख्य फसलों में क्या होता है, हम लोगों के यहाँ भारत सामान्यतः गेहूं, धान, जौ, धान को ही आगे चल के चावल कह देते हैं क्योंकि धान से निकलता है चावल। मोटे अनाज की बात करेंगे जिसको हम लोग मिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं। मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और लास्ट में एक होता है स्मॉलर यानी लघु खाद्यान्न में, जिसमें रागी, कोदो, सांवा, कुटकी, ये सभी चीजें शामिल की जाती हैं। और इन्हीं को मोदी जी के द्वारा जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? श्री अन्न। ठीक है, श्री अन्न जो है कि नाम दिया गया, जिसके लिए मिलेट के लिए भी 2023 का वार्षिक ईयर था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इस तरीके से पढ़ाई करो कि ताकि रटना ना पड़े, चीजें समझ में आती रहें। अब बात करते हैं कि वर्ष 2022 में खाद्यान्न उत्पादक में प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है, और दूसरे नंबर पे अमेरिका, और तीसरे नंबर पे भारत है। देखो वर्ष 2022 की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड स्तर पे जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा रिपोर्ट देता है, आप उसकी वेबसाइट पर भी जाओगे तो 2022 से ज़्यादा लेटेस्ट अभी आंकड़े उसके पास भी नहीं आए हैं पूरी दुनिया के। तो जो उसके पास आंकड़े थे वो इसमें प्रेजेंट कर दिए गए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम इनके आंकड़ों को क्रॉस चेक किया। ऐसा नहीं कि बस किताब उठाया और पढ़ा दिया, इनके आंकड़ों को मैंने क्रॉस चेक भी किया, हर एक चीज़ देखी, क्योंकि एग्जामिनर आपकी वही चीज़ें सही मानेगा जो ऑथेंटिक होगा। तो ऑथेंटिक चेक करना हमारा काम है। तो हमने ये देख लिया कि पूरे खाद्यान्न की अगर हम बात करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन में, यहाँ पे ध्यान रखना, उत्पादन में चीन पहले नंबर पे, दूसरे पे अमेरिका, और भारत का नंबर आता है आपका तीसरा। 2022-23 में अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों को हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछले कई सालों से कुल खाद्यान्न में शीर्ष पर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा कुल खाद्यान्न। अब इस कुल खाद्यान्न में अगर आप देखोगे तो आपका गेहूं, धान, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा, कुटकी, इन सभी का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसको हम कहते हैं कुल खाद्यान्न। और कुल खाद्यान्न में अब जरूरी नहीं है कि चावल में यूपी सेकंड नंबर पे है, गेहूं में पहले नंबर पे, मक्का में है ही नहीं, चौथे पांचवें, लेकिन कुछ तो प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो टोटल प्रोडक्शन को, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? टोटल प्रोडक्शन को आपके कुल खाद्यान्न। चलिए आगे देख लेते हैं अब यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दिए जो कि जरूरत नहीं थी, लेकिन लिखा है तो पढ़ा देता हूँ कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव आपके गेहूं पर पड़ा। गेहूं की एक फसल का रस्ट होता है, नाम का रोग क्या होता है? रस्ट, जो कि व्हाइट रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है और भूरा रस्ट भी होता है, साथ में मतलब ब्लैक रस्ट होता है। ट्रिटिकल की बात करेंगे तो गेहूं और राई के मध्य की संकर प्रजाति होती है ट्रिटिकल। राई किसे कहते हैं? जो सरसों का ही एक रूप होता है, काले रंग का जो होता है, जैसे एक पीली सरसों होती है और एक काली सरसों होती है। तो काली सरसों थोड़ी सस्ती होती है और इसी को राई एक तरीके से बोल देते हैं, हालांकि इसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन होता है। 2022 में अगर हम देखें तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी हुआ, उपभोक्ता भी हुआ और आयातक भी हुआ, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या मिडिल वर्ग की है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन का स्रोत क्या होता है? दाल होता है। उसके घर में न तो पीनट बटर आ रहा है, न पनीर रोज आ रहा है, न वो मूंगफली रोज खा रहा है, न वो काजू बादाम पिस्ता खा रहा है आपकी तरह।
वो क्या खा रहा है? सिंपल दाल रोटी सब्जी चावल खीरे सलाद यही सब। तो दाल उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, किसके लिए? प्रोटीन के लिए। और आपको पता है कि प्रोटीन आपके बॉडी के मसल्स को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दाल का उत्पादन भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक है, दाल का उपभोक्ता भी भारत दुनिया में सबसे एक है, और जरूरत पड़ने पे आयात भी करता है अगर कम पड़ती है तो। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जानकारी कि धान की सर्वाधिक उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करते हैं। मतलब मान लो कि अगर ये जो एरिया है, ये अगर मैंने एक एरिया फिक्स कर दिया और यही एरिया मैंने किसी दूसरे राज्य को भी दे दिया, तो यहाँ पे तो हो गया 100 किलोग्राम लगभग, लेकिन यहाँ पे हुआ 70 किलोग्राम। एरिया अगर मैंने फिक्स किया है तो इसी को कहते हैं पंजाब की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। हालांकि धान या चावल के टोटल प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल हुआ करता था, इस बार तेलंगाना हो गया, लेकिन टोटल प्रोडक्शन जो होती है प्रोडक्टिविटी वो सबसे अधिक किसकी, ये देखना है। अब होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट बस रट लेते हो कि चावल कहाँ पे अधिक हुआ, गेहूं कहाँ पे अधिक हुआ, और प्रश्न क्या पूछता है कि प्रोडक्टिविटी किसकी सबसे अधिक थी, तो यहीं से प्रश्न गलत होता है। तो भारत में पंजाब की प्रोडक्टिविटी है। अब देखो ये आंकड़े मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 43.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, इसकी जरूरत भी नहीं है, एग्जामिनर भी इसको यूजलेस मानता है, लेकिन राज्य तो कम से कम पता हो। और वर्ल्ड के स्तर पर अगर आप देखोगे तो जापान में सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी होती है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता आपको हरियाणा में देखने को मिलती है, लेकिन विश्व में जर्मनी के स्तर पर होती है। अब देखिए गेहूं का टोटल प्रोडक्शन जो है कि यूपी में सबसे अधिक होता है, परंतु अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हरियाणा हो जाएगा। इसी तरह एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में उर्वरक का औसत खपत कितनी है, 137.15। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है अगर आप उसे देखोगे तो राज्यों में उर्वरक के कुल उपभोग की दृष्टि से सर्वाधिक, मतलब कुल उपभोग जितनी भी हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में जितनी भी खेती की जाती है जितने भी क्षेत्रफल पे, तो उत्तर प्रदेश में कितना फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। लगभग 5,628,000 टन जो है कि 2020-21 में प्रयोग किया गया। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे एमपी। अब यहाँ से ही सीधा एक प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक फर्टिलाइजर का प्रयोग उपभोग कौन सा राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश आपके फर्टिलाइजर का प्रयोग करता है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा एमपी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पे अब आगे की पेज पे चलते हैं। अभी मैं ये पूरा बॉक्स पढ़ाऊंगा आपको जो छोड़ रहा हूं, अभी परेशान मत होइए। यहाँ देखिए कि अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कृषि फसलों में सस्य कृषि क्षेत्रफल में अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक जो फसलों में सिंचित भूमि की बात करेंगे तो सिंचित क्षेत्रफल वाली 4 प्रमुख फसलें, क्योंकि गन्ना सबसे अधिक पानी से सिंचाई होती है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको लीस्ट कंसर्न भी कहते हैं कि अगर पानी की बिल्कुल भी कमी हुई तो गन्ने की फसल खराब हो जाएगी, यानी जितनी उसकी मात्रा है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है आप उसे दीजिए, नहीं तो गन्ने की फसल खराब हो जाएगी। और यूपी सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है। तो सिंचित क्षेत्रफल में देखो गन्ने में सबसे अधिक होता है, फिर गेहूं होता है 95%, चावल होता है 62% और कपास होता है 45%। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी थी जो मैंने ऑलरेडी आपको क्या कर रखा था, टिक लगा दिया था। अब जरा मैं यहां पर आपको लेके आता हूं, एक और प्रश्न आपसे बनता है। क्या बनता है? तीसरे उत्पादन की बात। अच्छा यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब आप डाटा वगैरह को देखते हो कि किसी और यूट्यूब चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी और बुक से पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपके वाले लिस्ट में ये वाली डिटेल अपडेट है, किसी दूसरे के लिस्ट में वही सेम प्रोडक्शन कोई और राज्य कर रहा है सब्सिडी, तो सही कौन सा है? तरीका मैं बता देता हूँ। देखो कैसे आपको पहचानना है, या तो आप सीधे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख लो, या उपज नाम की एक वेबसाइट है उसे देख सकते हो। कई सारी जगह पर रिपोर्ट्स इनकी मिलती हैं, तो आप वहाँ पर देखोगे कि सामान्यतः फरवरी में, जून में और सितंबर अक्टूबर में रिपोर्ट्स आती है जिनको हम लोग AE करके बोलते हैं, एनुअल एस्टिमेटेड, वार्षिक रूप से एक अग्रिम अनुमान होता है। जो अभी जो तीसरा अग्रिम अनुमान आया है ये दोस्तों 4 जून को आया है। कब आया? 4 जून 2024। और अब जो आएगा वो आपके सितंबर लास्ट तक आएगा, लेकिन पेपर आपका अक्टूबर में है, तो उसमें जो भी प्रश्न होगा वो 4 जून 2024 को पब्लिश किया गया एनुअल एस्टिमेट, तीसरा अग्रिम अनुमान, उसी के अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसीलिए यही डाटा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इसको आगे मैं और भी तरीके से फिल्टर कर दूंगा। यहाँ देखोगे 2022-23, 2023-24। अब इसमें 23-24 में आपको देखना क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ कि क्या देखना है। देखने वाली चीज ये है कि आपसे अगर पता हो कि भाई चावल का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 4 जून की रिपोर्ट के अनुसार, तो चावल का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ 1367 लगभग जो है कि लाख टन में दिया हुआ है, ये 1367 लाख टन। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं की 1129 लाख टन हो गया, और मक्का की बात करेंगे तो 365 लाख टन। अब सामान्यतः प्रश्न बनता है कि क्या चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या गेहूं का होता है, तो हम कहेंगे कि सर चावल का ज़्यादा हुआ है, फिर गेहूं का लगभग 1129 हुआ है और मक्का का 365। श्री अन्न की बात करें, जो कि श्री अन्न की बात करते हैं मिलेट के रूप में, तो 174 लाख टन,
और पोषक या मोटे अनाज की बात करेंगे तो 547 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। तो ये भी कई बार होता है कि इनमें मिलान करने के लिए दे देता है, या कि इस तरीके से कि भाई आंकड़े कुछ तो आपको पता हो, आंकड़े नहीं भी पता है तो मेन मेन चीज़ों के पता होने चाहिए कि चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज इनकी क्या स्थिति है। इसी तरीके से कुल दलहन का उत्पादन कितना हुआ, यह भी प्रश्न बन जाता है आपसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कुल दलहन का प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 244.93 लाख टन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इस तरीके के आंकड़े हमें नहीं पढ़ने होते क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा जाता है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डिजिटल फॉर्म में मत याद रखिए, लेकिन इतना तो याद रखो कि चावल कितना हो रहा है 1300 लगभग, गेहूं कितना हुआ 1100 के आसपास, मक्का कितना हुआ 300 के आसपास, मोटे अनाज कितने हुए लगभग 174 के आसपास हुए, सॉरी 547 के आसपास, श्री अन्न 174, दलहन 244। इट मीन्स कि दलहन कहीं ना कहीं मोटे अनाज से भी कम उत्पादन हो रही है। और खाद्यान्न की बात करें तो कुल खाद्यान्न में आप जोड़ लोगे तो ये आपका जाए खरीफ की फसल, रबी की फसल, अन्य को मिला लें तो लगभग 3288 क्या हो गया लाख टन, जिसमें आपका गेहूं भी ऐड हो गया, चावल भी ऐड हो गया कुल खाद्यान्न में। इसी तरीके से रामतिल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बार सबसे अधिक जो इसकी प्राइस में एमएसपी मिली है 983 रुपए इंक्रीमेंट किया गया रामतिल को। इसे नाइजर सीड भी कहते हैं क्योंकि इसका मुख्य उत्पादक नाइजर में होता है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो इसीलिए इसकी जरा टोटल प्रोडक्शन की बात कर लेना 0.27, और इसी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी सबसे अधिक दिया गया है। देखो एमएसपी किसको अधिक दिया जाता है, उस फसल को दिया जाता है जो सरकार को लगता है कि जरूरी तो है लेकिन किसान जो है कि प्रॉफिट ना होने की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो जब सरकार खुद उन्हें प्रॉफिट देती है अधिक वैल्यू देकर, तो कहीं ना कहीं किसान क्या करते हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो 0.27 आप पूरी लिस्ट में देखोगे तो एक यही ऐसा फसल देखने को मिलेगा मुख्य रूप से, हालांकि अभी यहाँ पे कुसुम भी मिलेगा, लेकिन रामतिल आप देखो 0.27, तो इसीलिए आपको एमएसपी रामतिल में सबसे अधिक मिली है। कुल तिलहन की बात कर लेते हैं तो लगभग 395.93, और गन्ने का उत्पादन दोस्तों यूपी भी इसमें इंक्लूड होता है, तो गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है 4425 यानी कि 4425.22 मिलियन टन। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो 2023-24 का है तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कृषि उत्पादन को अगर मैं आपको पढ़ाऊं, फिर मैं यहाँ पे ये पूरी चीज कंप्लीट करा दूंगा। लिखा हुआ है कि वर्ष 2023-24 के दौरान कृषिगत उपजों के खरीफ और रबी मौसम के दौरान तीसरे अग्रिम अनुमान की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून 2024 को जारी किया गया है। तो ये क्या होता है कि हर 3-3 महीने पे एक रिपोर्ट आती रहती है, और उसके बाद अब जो आएगी वो आएगी लगभग सितंबर लास्ट में। तो सितंबर लास्ट वाली तो अक्टूबर के प्रीलिम्स में नहीं वैलिड होगी, इवन कि आरओ की परीक्षा में भी वैलिड नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनर पूछेगा वो सामान्यतः 1-2 महीने पहले का पूछता है। तो इसीलिए आपको यही वाली रिपोर्ट पढ़नी जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे अच्छे से तैयार करके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2022-23 से जायद उत्पादन को रबी मौसम के उत्पादन से अलग कर दिया गया मंत्रालय द्वारा, इसीलिए जून 2024 में जो भी आप आंकड़े पढ़ोगे उसमें केवल और केवल खरीफ की फसल और रबी की फसल के अग्रिम अनुमान शामिल किए गए हैं। अब चलते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया। अब पता चलता कि मैं और क्या करता, और अदर यूट्यूब पे मैं क्लास देखता हूँ, ऐसा नहीं कि केवल आप ही देखते, मैं भी देखता हूँ कि लोग किस तरीके से जो है कि डील कर रहे हैं, कि उनसे और बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ। भाई जब लोगों से अलग हटके मैं थोड़ा बेहतर करूंगा तभी तो आप लोग मेरी क्लास को पसंद करोगे ना। तो ये वही तरीका है जैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की आंसर राइटिंग अगर आप बेहतर कर रहे हो बाकी लोगों से, जो आपके बगल में बैठ के मेंस की आंसर राइटिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होगा। तो वही चीज़ है कि लोग आते हैं बस डायरेक्ट पढ़ाए और आगे बढ़ गए, और सारा का सारा पढ़ा देते हैं। अरे जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछ रहा है उसको पढ़ाओ ना, ये ज़्यादा वैसे ही इतने फैक्ट होते हैं। चलिए बात करते हैं कृषि उत्पादक शीर्ष 4 राज्य, तो हम 4 नहीं पढ़ेंगे, केवल स्टार्टिंग के 2 याद रखेंगे, तीसरे तक कोशिश करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज 2 तक बहुत है, 2 में ही आपका आंसर निकल आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है चावल। अब देखो चावल की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पे आ चुका है तेलंगाना। पश्चिम बंगाल वाला भूल जाओ कि पश्चिम बंगाल भी रहता था कभी, तो तेलंगाना आ गया है। तो आपको क्या याद रखना है कि तेलंगाना सबसे पहले। अच्छा यहाँ पे एक और चीज पूछी जा सकती है, मैं यहाँ पे उत्पादन नहीं पूछूंगा लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि पूरे भारत में जो भी चावल का उत्पादन हुआ है, जो अभी आपने पढ़ा लगभग 1362 लाख टन, उसमें तेलंगाना का रोल कितना है, तो लगभग 12.17%। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने पिछले 5 साल से पढ़ा था पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। जब तेलंगाना आया है तो जरा उसका पूरा कंट्रीब्यूशन भी तो देख लीजिए कि कितना कंट्रीब्यूशन उसने किया है, तो लगभग 12.17%
प्रतिशत उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया पूरे भारत में जितना चावल का उत्पादन हुआ। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आपका यूपी आता है। यूपी पहले भी सेकंड नंबर पे था और इसका इस बार कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 11.5% था। यानी जितना भी चावल उत्पादित हुआ है भारत में तो 12.5 यानी 12.17% तेलंगाना का है, दूसरा यूपी का। तीसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल। अब इसका परसेंटेज जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि एग्जामिनर की निगाहें अक्सर ऐसे ही प्रश्नों पे होती हैं जहां पे आप लोग कई बार मिस कर जाते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे गेहूं की बात कर लेते हैं। तो गेहूं जिसमें उत्तर प्रदेश पहले से ही पहले नंबर पे है और इसने लगभग पूरे गेहूं के उत्पादन का 31.4% उत्पादित करता है यूपी हमारा। सेकंड नंबर पे आप देखोगे एमपी आता है, सेकंड नंबर पे एमपी आता है जिसका योगदान कितना लगभग 18.8% होता है। थर्ड नंबर पे पंजाब आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि गेहूं की प्रोडक्टिविटी में हरियाणा आता है पहले नंबर पे, धान की प्रोडक्टिविटी या चावल की प्रोडक्टिविटी कह लो तो वहां पे पंजाब आता है, लेकिन कुल उत्पादन में आपकी संख्या बदल जाती है। मक्का की बात करेंगे तो मक्का में कर्नाटक का सबसे पहले नाम आएगा, सेकंड नंबर पे बिहार भी आता है क्योंकि कई बार बिहार में आपने सुना होगा मकई या भुट्टा जिसे कहते हैं, तो वहां पर भी इसका उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। ज्वार की बात कर लेते हैं, ज्वार में महाराष्ट्र ही सबसे अधिक रहता है, बस एक काफी है इसके लिए, जनरली ज्वार को पूछा नहीं जाता है ज़्यादा। बाजरा की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ क्या अगर देखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी तो हमें साइड वाली स्लाइड तो पढ़नी नहीं है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। चलो बाजरा की बात करें तो पता है आप लोगों को, पहले से आप पढ़ते आ रहे होगे कि बाजरा में राजस्थान ऑलवेज पहले ही रहा है, क्योंकि बाजरा सामान्यतः क्या होता है कम पानी की फसल होती है दोस्तों। पानी अगर नहीं भी मिलेगा, बलुई मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, वहां पे भी बाजरे का उत्पादन हो जाता है। जितना भी आप पूर्वांचल यूपी में जाओगे, जो गंगा के तटीय क्षेत्र होते हैं, जो गंगा के किनारे वाले जैसे बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी आपको बाजरा का उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बलुई मिट्टी होती है, बारिश भी ठीक ठाक ही होती है, बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पूरे भारत में राजस्थान बाजरा के लिए सबसे आदर्श दशाएं देता है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्तर प्रदेश, जो मैं अभी आपको रीजन बता रहा था, वो इसीलिए। अब यहाँ पे क्या है, आपको रटना थोड़े है मेरे दोस्त कि भाई बाजरा का उत्पादन यूपी कर रहा है कि राजस्थान कर रहा है। उसकी अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि किन जगहों पे इसका उत्पादन हो सकता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। पूरे भारत का 41% लगभग बाजरा होता है राजस्थान में और 21% के आसपास होता है यूपी में। और गेहूं कितना था, लगभग 34-35% के आसपास था। रागी की बात करेंगे तो कर्नाटक याद कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। लघु खाद्यान्न की बात करेंगे, जो छोटे छोटे स्मॉल मिलेट होते हैं, पहले इसमें जो है कि आपके पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड वगैरह होते थे, लेकिन अब इसमें लघु खाद्यान्न में इस बार एमपी नंबर 1 पे चल रहा है और नंबर 2 पे उत्तराखंड। लघु जो स्मॉल मिलेट होते हैं ना, ये सामान्यतः आप देखोगे कि मध्य भारत के क्षेत्र में, थोड़े बहुत पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाता है। आप कभी उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जाओगे तो सामान्यतः उनके खान पान की शैली थोड़ी सी अलग होती है, कुछ मोटे अनाज से युक्त होती है, तो उसके पीछे भी एक यही रीजन होता है। अब जरा बात कर लेते हैं दलहनी फसलों की। अभी मैंने बताया था लगभग 300 प्लस जो है कि लाख टन दलहन का फसल हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम चने की बात करें, क्योंकि चना केवल आपके सत्तू के काम नहीं आता, चना एक दलहन की फसल है जिसमें चने की दाल वगैरह की पूड़ी वगैरह भी बनती है। तो चने की बात करेंगे तो यहाँ पे एमपी हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि जो दलहनी फसल होती है दोस्तों, सामान्यतः वो कम वर्षा में भी उपयुक्त हो जाती है, जैसे मसूर हो गया, उड़द हो गई, अरहर हो गई, चना हो गई, और इसीलिए यूपी के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है वो दलहनी फसलों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। आप देखोगे जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो या आप खुद वहाँ के रहने वाले हों तो आप देखोगे कि वहाँ पे दलहनी फसलों, मूंगफली भी अच्छी हो जाएगी, चना भी अच्छा हो जाएगा, ठीक, साथ ही साथ जो है कि अरहर, उड़द भी हो जाता है, और थोड़ी बहुत वहाँ पे तिलहनी फसल भी अच्छी होती है, मूंगफली, तिल, ये सब भी अच्छा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, और चने में देखोगे एमपी पहला हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, दो काफ़ी है यहाँ तक। एमपी का योगदान 27.5 है। तूर की बात करें, तूर को अरहर की दाल भी कहा जाता है। तो अरहर जो कि सबसे अधिक खाई जाने वाली दाल होती है, सबसे अधिक, हालांकि दाल के बहुत सारे प्रकार होते हैं लेकिन सबसे अधिक जो सेवन होता है वो अरहर की दाल का होता है। तो कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे आपके उत्तर प्रदेश भी आते हैं, किसमें, अरहर की दाल के प्रोडक्शन में। और उत्तर प्रदेश का जो रोल है लगभग 11.2% के आसपास इसका भी योगदान है। उड़द की बात करेंगे तो उड़द में एमपी पहले पे है, जैसे चना में पहले था, और एमपी के बाद आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, क्योंकि उड़द की दाल, जो काले रंग की उड़द की दाल होती है, पश्चिमी यूपी में सामान्यतः उस उड़द की दाल को आप दाल मखनी में यूज करते हैं, या ताहरी या खिचड़ी कहते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। जो आप दाल मखनी खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, उड़द की दाल का प्रयोग होता है, मूंग की दाल का नहीं, उड़द की दाल का। तो दाल मखनी का भी जो कल्चर आपको वेस्ट यूपी में ज्यादातर देखने को मिलेगा कि लोग अपने घरों में भी बनाते हैं। तो ये भी चीज आपने देखी यहाँ पे। फिर आगे हम बात करते हैं सेकंड साइड में, यहाँ पर हम देखते हैं कि
मूंग वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अन्य दालों में अगर आप देखोगे तो अन्य दालों में हमेशा यूपी बाहर नंबर 1 पे रहा है। क्यों? क्योंकि अन्य दालों में जो छोटी छोटी दालें हो जाती है, जैसे आपने तो मेनली जो है कि मूंग और उड़द और चना और अरहर देख ली, दालें इससे ज़्यादा भी होती हैं, तो इसीलिए उसमें उत्तर प्रदेश है 29.7% के साथ, और राजस्थान दूसरे नंबर पे आ जाता है। अब बात करेंगे तिलहनी फसलों की, तो तिलहन भी मैंने बताया था कि टोटल कितना तिलहन हो रहा है। मूंगफली की बात करेंगे, तिलहन का मतलब होता है जिससे तेल की प्राप्ति हो सके, चाहे वो सूरजमुखी हो, सोयाबीन हो, या फिर मूंगफली हो, रैपसीड हो, ठीक है, सरसों हो, ये सभी को तिलहनी फसल कहा जाता है। अब यहाँ पे मूंगफली के उत्पादन में सबसे नंबर 1 गुजरात है। ये अभी 4 जून का डेटा है और यही सबसे लेटेस्ट डेटा माना जाएगा आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे मूंगफली इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे राजस्थान आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर पे राजस्थान, और थर्ड नंबर पे याद करना तो एमपी कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है एमपी की, ठीक, ये हो गया। और गुजरात अकेले 45.10% के आसपास, लगभग 50% के आसपास पहुंच सकते हो। रैपसीड और सरसों की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक होती है, और फिर सेकंड नंबर आपका उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश अभी आपने देखा कि चावल में सेकंड नंबर पे था, सरसों में भी सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। अभी इससे पहले हमने और 1-2 चीजें पढ़ी, जो कौन कौन थी, यहीं पे साथ के साथ देखते चलो। जैसे ये रहा बाजरा में अगर देखोगे तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि आपके सरसों में भी उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, लगभग 14.20। अब देखो यहाँ पे जो प्रतिशत वाले अंक है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उनके याद रखने जो अचानक से चेंज हो गए, जिस पे भरोसा था कि यार पश्चिम बंगाल चावल में रहेगा, लेकिन तेलंगाना आ गया, तो कितना प्रतिशत उसने योगदान दे दिया, जो सबसे अधिक आ गया। तो ये सब चीजें थोड़ी सी देखनी है। सोयाबीन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र को सेकंड नंबर पे। अब कुछ किताबों में आपने या कुछ यूट्यूब चैनल पे आपने महाराष्ट्र को पढ़ लिया होगा कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र कर रहा है इस बार। तो दोस्तों वो आपका 6 महीने पुराना डेटा है, जो फरवरी में आती है रिपोर्ट, ये अभी लेटेस्ट है, और इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश दोबारा अपने आप को फर्स्ट नंबर पे ले आता, फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि दोनों में आप अंतर देख सकते हो, जो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आप देखो मध्य प्रदेश लगभग 41.90 और महाराष्ट्र लगभग 40%, तो लगभग पॉइंट मतलब कि 1.90 या 2% का अंतर है, और इस अंतर को बदलने में 3 से 4 महीने का ही समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक हो जाएगा सूरजमुखी में, और हरियाणा आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो ये चीजें आप समझ ली। नगदी फसलों की बात करें, जिसकी नगदी फसल का मतलब उन फसलों को कहा जाता है जिनकी खेती करके हमें डायरेक्टली पैसे मिलते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। हालांकि गेहूं को बेच के भी पैसे मिलते हैं, लेकिन वो 2000-2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है, लेकिन वहीं आप नगदी फसलों में कपास, गन्ना, जूट, मेस्ता बेच दो, इससे आप 80-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो, ठीक। अब बात करेंगे सबसे पहले गन्ने की, क्योंकि गन्ने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ चुकी है दोस्तों। बजट में मैंने पढ़ाया है आपको, यूपी स्पेशल में कितनी बढ़ी है, 72 से बढ़ के आपकी 84 हो चुकी है इस समय, ठीक है, ये मीट्रिक टन के हिसाब से। और गन्ने की बात करें तो गन्ने में दोस्तों कोई और नहीं, हमारा अपना यार, हमारा अपना उत्तर प्रदेश है, जो कि पूरे भारत का 46.40% है, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है दोस्तों 25.30%, यानी कि महाराष्ट्र काफी पीछे, अभी लगभग 20% हमसे पीछे है। और तीसरे नंबर पे आप कर्नाटक को भी याद कर सकते हो। कपास की बात करेंगे तो कपास को आप देखते हो कि गुजरात में सबसे अधिक कपास होता है, प्रायद्वीपीय मिट्टी पे, काली मिट्टी पे, और सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र भी आता है। तो ये महाराष्ट्र हो गया। थर्ड नंबर पे आप तेलंगाना को भी याद रख सकते हैं। जूट की बात करते तो जूट जाहिर सी बात है, अत्यधिक वर्षा, खुला मौसम, साफ जो है कि बादल, इन सभी जलवायु कंडीशन जहाँ पे मिलेगी, और नदियों का बहाव वाला होना चाहिए पानी, बहाव वाला जो बहता हुआ पानी होता है, क्योंकि इसकी जो शाखें होती है, जो रेसे होते हैं, उनको पानी में भिगो के छोड़ा जाता है, जिससे एक लहर के रूप में उसके रेसे को साफ होते हैं। तो जूट में आप पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक देखोगे, और सेकंड नंबर पे आप बिहार को देखोगे। एकमात्र अकेले लगभग 83% दोस्तों पश्चिम बंगाल उत्पादित कर लेता है। मेस्ता की बात करेंगे। अब आपको क्या है, मेस्ता मैंने देखा कि कई सारी जो रिपोर्ट्स है ना, उसमें मेस्ता को क्या कर रहा है, ये आपके मैं अभी बता रहा हूँ आपको, पश्चिम बंगाल को ही जो है कि नंबर 1 कर दे रहा है, जबकि मेस्ता में अगर देखोगे इस बार बिहार हो चुका है, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट्स में क्या है कि जूट और मेस्ता को एक साथ प्रेजेंट किया जा रहा है, जो आपकी पश्चिम बंगाल में है, लेकिन जो नई रिपोर्ट आई है उसमें बिहार आगे आ गया है मेस्ता के मामले में, और ये हो जाएगा आपका बिहार। फिर सेकंड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल आएगा। आप प्रतिशत से भी देखो ना, तो प्रतिशत सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये प्रतिशत मैंने नहीं लिखे, ये सरकारी आंकड़ों में है कि कितना प्रतिशत उत्पादन हुआ है पूरे भारत का, तो 44% और कहाँ 35%। तो यही सब चीजें आपको देखनी होती हैं जब आप तैयारी करते समय किसी भी बुक्स को पढ़ते हो। तो
चलिए अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे अगर आप देखोगे कि फसलों का जो बुवाई क्षेत्रफल है इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। रबी के फसलों की और ये कुछ प्रमुख खाद्यान्न वगैरह की, इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। देखो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये जो उत्पादकता है ये आपकी बढ़ चुकी है, किसकी, जो उसको मुझे दिखाना था, ये रहा वो गन्ना। गन्ने की उत्पादकता 84 टन प्रति हेक्टेयर हो चुकी है, जो कि पहले कितनी थी, 72 थी। मैं अगर यूपी की ही बात कर लूँ तो यूपी में 72 थी, 72 से बढ़ के कितनी हो गई, 84 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, 1 हेक्टेयर खेत में अब 84 टन आपको गन्ना देखने को मिल सकता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब चलते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे वैश्विक स्तर पे। हमने अभी तक पढ़ लिया भारत के स्तर पे, उससे पहले जो जो चीज़ें आपने स्टार्टिंग के 6-7 मिनट में पढ़ा उसके बारे में कुछ चीज़ें जाना, क्योंकि डायरेक्ट रटने से बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जानते भी रहिए। फिर आपने हर एक चीज़ के बारे में पढ़ लिया कि चावल, तिलहन, दलहन, सारी फसलों में कौन किस में सबसे आगे है। लेकिन यहाँ पे एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप नोट कर लो, इस मैगजीन में मैंने इसको, मतलब इस किताब में मैंने मिसिंग पाया। कई बार होता है आपसे पूछ लेता है कि कुल खाद्यान्न सबसे अधिक कौन उत्पादित कर रहा है, कुल दालें उत्पादित कौन कर रहा है, और कुल तिलहन सबसे अधिक कौन उत्पादित कर रहा है, और कुल फल की अगर बात करें, कुल सब्जियों की। तो जैसे आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं कि कुल खाद्यान्न, तो कुल खाद्यान्न में कौन सबसे आगे है, यूपी है। और यूपी एक और चीज़ में आगे है, किस में आगे है दोस्तों, कुल सब्जियों में भी आगे है। यानी अगर मैं कहूँ कि कुल सब्जियां जितनी उत्पादित हो रही हैं उसमें आप देखोगे कि यूपी उसमें भी आगे है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो कुल खाद्यान्न हो गया और कुल सब्जियां हो गई, इनमें तो यूपी आगे हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी कुल तिलहन, यानी जो कुल तिलहन फसल है वो सबसे अधिक कहाँ पे हुई है, तो उसका आपको आंसर लगाना है राजस्थान, ठीक है। ये हो जाएगा राजस्थान। और उसके बाद अगर आप कुल फल की बात करोगे, हालांकि ये अभी ऑप्शन आ जाएगा कुल फल वाला, इसमें हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा। फिर एक और आपका बच रहा है, वो बच रहा है कुल दालें। तो कुल दालें जो है कि सबसे अधिक कहाँ पे हो रही हैं, तो कुल दालें की अगर हम बात करते हैं तो उसका हो जाएगा आंसर एमपी। तो मैंने क्या क्या बता दिया कि अगर आपसे पूछता है कि कुल खाद्यान्न पूरे भारत में सबसे अधिक कौन कर रहा है, यूपी कर रहा है। कुल सब्जियां कौन कर रहा है, यूपी कर रहा है। लेकिन अगर कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा, कुल फल की बात करें तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और कुल दालों की बात करें तो एमपी हो जाएगा। ये टोटल में काउंट करना होता है। जब अगर हम अलग अलग फसल के बारे में बात करते हैं, जैसे चना अलग, उड़द अलग, तिल अलग, ये आपके सूरजमुखी अलग, तो अलग अलग स्टेट हो जाते हैं। लेकिन कई बार होता है टोटल प्रोडक्शन को भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से भी आपको याद रख लेना जो इस बुक में मिसिंग था, तो वो मैंने आपको बता दिया, नोट डाउन कर लेना आप। अब चलते हैं वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो 2022 का ही लेटेस्ट डाटा है। इसमें हम कुछ फसलों को देखते हैं, लेकिन हम इसे जूम कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पे चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे चीन रहेगा पहले, दूसरे नंबर पे भारत रहेगा, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश रहेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो जलवायु है वही बांग्लादेश की भी लगभग जलवायु है, तो यहाँ पर चावल सबसे अधिक उत्पादित हो सकता है। लेकिन वैश्विक स्तर पे चाइना, फिर भारत, फिर बांग्लादेश। और यहाँ पे हम प्रोड्यूसर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में भी चीन पहले नंबर पे आता है, भारत दूसरे नंबर पे और रूस तीसरे नंबर पे आता है। तो भारत आपका गेहूं और चावल में शीर्ष 2 स्थान पर रखता है, यानी कि दूसरे नंबर पे। मक्के की बात करेंगे तो मक्का पहले से ही अमेरिका में सबसे अधिक हो रहा है और दूसरे नंबर पे चीन। भारत यहाँ पे 5वें नंबर पे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टॉप 3 में भारत जहाँ पे प्रेजेंट करता है वो फसल अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाती है भारत के लिए वैश्विक स्तर पे, या तो पहले पे या दूसरे पे या फिर तीसरे पे। तो भारत आपका मक्के में जो है कि 5वें पे होता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पहले और दूसरे पे कौन है ये पता रहे। बाकी चावल गेहूं में भारत सेकंड नंबर पे, चाइना के पीछे। फिर आगे हम देखते हैं एक दलहनी फसलों की बात करें तो भारत ही सबसे अधिक उत्पादक, सबसे अधिक उपभोक्ता, सबसे अधिक आयातक बन चुका है। सेकंड नंबर पे दोस्तों पोलैंड। बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज आया है यहाँ पे कि पोलैंड जो है कि सेकंड नंबर पे आ चुका है दाल के बारे में। फिर हम बात करेंगे तिलहनी फसलों में, अगर आप देखोगे तो मूंगफली की बात करें तो चाइना जो है कि नंबर 1, फिर उसके बाद भारत आता है, फिर उसके बाद नाइजीरिया आ जाता है, तो भारत सेकंड हो गया। लेकिन अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में भी आपका ब्राज़ील रहेगा और यूएसए रहेगा। भारत इसमें 5वें नंबर पे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन सूरजमुखी की बात करें तो रूस और यूक्रेन, जरा इन दोनों को याद रख लेना। ये दोनों भाई भाई आपस में लड़ गए थे अभी कुछ दिनों पहले, जिसकी वजह से सूरजमुखी के जो बीज थे उनकी प्राइस बढ़ गई थी, क्योंकि दोनों ने ही सप्लाई बंद कर दी दुनिया में, और जिसकी वजह से इनकी प्राइसिंग बढ़ गई। इवन कि यूक्रेन में भी गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो इसने भी जो है कि क्या क्या प्राइसिंग इंक्रीज हो गई थी। तो सूरजमुखी के बारे में याद रखना आप लोग।
नकदी फसलों की बात कर लेते हैं। तो नकदी में जैसे आपका गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ना आपका ब्राज़ील में सबसे अधिक होता है, उसके बाद भारत में सबसे अधिक होता है और फिर थर्ड नंबर पे चाइना होता है। तो चाइना में इस बार हमारे से पीछे है चाइना गन्ने में। कपास की बात करेंगे तो भाई कपास दुनिया में अब भारत आ गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिल्क रूट है, सिल्क रूट चाइना में है, यानी कपास जो है कि सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है, कॉटन वगैरह ये सब, तो कपास भारत में सबसे अधिक होता है। जूट की बात करेंगे तो यहाँ भी भारत सबसे नंबर 1, फिर दूसरे पे बांग्लादेश आ जाएगा, तीसरे पे कंबोडिया। नारियल की बात करेंगे तो नारियल आप अगर देखोगे दोस्त तो इंडोनेशिया सबसे अधिक करता है, सेकंड नंबर पे आपका फिलीपींस आता है और थर्ड नंबर पे आपका इंडिया आता है नारियल में। अब देखो एक दिन में ये सारे आंकड़े नहीं तैयार होंगे, ना ही एक बार वीडियो देखने से होगा। आप इस वीडियो को शेव कर लो, जो मिनरल्स वाली मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं वही वीडियोज लेके आऊँगा आपके लिए जो ज़्यादा जरूरी हैं, जहाँ से हर साल एक एक प्रश्न पूछता है। अब अगली जो है कि हमारी बागवानी फसलों पे आ सकती है, बागवानी फसल पे होगी या फिर पशुपालन पे होगी, इन दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। चौथी आपकी वीडियो मिलेगी फॉरेस्ट रिपोर्ट पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाली रिपोर्ट अभी चल रही है। उसके आगे मैं न्यूक्लियर एनर्जी पर लेकर आ सकता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी पर लेकर आ सकता हूँ। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर ही सबसे पहले मैं कवर करूंगा, जहां से प्रश्न हर साल एक न एक देखने को मिलेगा। फालतू चीजें नहीं, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो हम कवर करेंगे इस पूरी मैगजीन से। आगे देखते हैं चाय के बारे में बात करेंगे तो भैया चाय तो चीन में ही सबसे अधिक हो रही है। तो चाय चीन में उत्पादित हो रही है, फिर भारत आता है, फिर थर्ड नंबर पे आपकी केन्या आ जाता है। कॉफ़ी की बात करें यहाँ पे तो कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे अधिक हो रही है, फिर वियतनाम हो रही है, फिर इंडोनेशिया। लेकिन अगर तंबाकू की बात करते हैं तो चीन पहले होता है, फिर भारत होता है और फिर ब्राज़ील। प्राकृतिक रबर ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक रबर कई बार पूछा जाता है। हालांकि थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और वियतनाम है। देखा जाए तो रबर जो होती है प्राकृतिक रबर वो आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सामान्यतः पाई जाती है। तो आप देखोगे थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम ये सभी आसियान वाले देश हैं और सबसे अधिक वैश्विक स्तर पर प्रोडक्शन यहीं पर होता है, क्योंकि प्राकृतिक रबर के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी जलवायु पाई जाती है। हालांकि भारत भी दक्षिण एशिया में आता है, 5वें नंबर पे ये भी आता है, लेकिन हमें 3 याद रखने जो इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इसमें ये चीज बताऊं कि कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक भूमि किसके पास है, यूएसए के पास है। सेकंड नंबर पे भारत के पास आता है, यानी भारत का क्षेत्रफल तो पहले से यूएसए से कम है। दूसरी बात, यूएसए में जितनी भी भूमि है ना, उसमें कृषि की जितनी भूमि है वो पूरे विश्व में नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पे भारत है कि जितनी मात्रा में कृषि होती है। लगभग 155.37 मिलियन हेक्टेयर का स्थान रखती है भारत। फिर संसार के 3 सर्वाधिक अनाज उत्पादक राष्ट्र में कौन होगा, तो चीन होगा सबसे पहले, फिर यूएसए होगा और थर्ड नंबर पे भारत होगा। परंतु गेहूं और चावल मैंने अभी आपको बताया कि पहला चीन होगा, दूसरा आपका भारत होगा। लेकिन अगर हम टोटल अनाज की बात करेंगे तो सबसे अधिक चीन पैदा करता है, फिर उसके बाद यूएसए पैदा करता है, फिर उसके बाद भारत पैदा करता है। चलो अब एक और प्रश्न आपके सामने जो बिल्कुल बनने के लायक है। कैसा, एमएसपी की बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे देखो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको कौन जारी करता है ये पता होना चाहिए। कृषि लागत और मूल्य आयोग जारी करता है, जो 2 बार जारी करता है, एक बार रबी की फसल की बुआई से पहले और एक बार खरीफ की बुआई से पहले करता है। सामान्यतः इसमें जो है कि 22 फसलों के लिए जो है कि क्या दिया जाता है, एमएसपी दिया जाता है, और एक फसल होती है जो कि गन्ने की, जिसके लिए एफआरपी दिया जाता है, फेयर रिन्यूमरेटिव प्राइस दिया जाता है, उचित एवं लाभकारी प्राइस दिया जाता है। तो 22 फसलों के लिए आपकी क्या होती है, क्या दिया जाता है, इसमें एमएसपी दिया जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर एमएसपी से पहले की कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना तो 1965 में हो गई थी। खरीफ और रबी फसलों में सर्वाधिक जो मूल्य की वृद्धि हुई है, खरीफ में रामतिल को हुई है और रबी की आपकी मसूर की हुई है, 983 और 425। अभी पूरे आंकड़े को पढ़ेंगे। देखो रबी की जो फसल थी वो पिछली वाली अभी चल रही है, अक्टूबर से लेके जो फरवरी मार्च तक होती है, क्योंकि अभी तो अक्टूबर आया नहीं है, तो अभी आपकी रबी की फसल की एमएसपी भी नहीं आएगी। लेकिन खरीफ की जो फसल की एमएसपी वो 2024 में आ चुकी है, जो मई जून में होती है, ठीक है। तो जून में जो है कि आ गई है एमएसपी। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो रबी की फसल जो अक्टूबर 2023 में बोई गई थी, वहाँ पे जो सबसे अधिक मिली थी फर्स्ट पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कि आपके मसूर की थी। कितनी हो गई थी, 6000 से बढ़ के 6425 कर दी गई थी। तो पहली एमएसपी मिली किसको सबसे अधिक, 425 नंबर पे मसूर को। सेकंड स्थान आता है आपका सरसों यानी रैपसीड को, इसको भी मिली थी 5450 से लेके 5650। तो भले ये याद ना रहे, क्योंकि आंकड़ा एग्जामिनर भी नहीं पूछता है कि कितना प्राइस होगा, बहुत रेयर ही पूछता है, परंतु आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि मसूर में सबसे अधिक वृद्धि हुई, फिर सेकंड नंबर पे सरसों होता है, फिर तीसरे नंबर पे 150 रुपए की वृद्धि के साथ गेहूं आ जाता है। गेहूं का प्राइस याद रख लो 2125 से बढ़कर 2275 रुपए हो जाता है। अब बात करेंगे आगे हम यहाँ पे खरीफ की उपजों के समर्थन मूल्य की बात। तो क्या है खरीफ के,
थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। यहाँ देखोगे आप जो कि 24-25 में जो वृद्धि देखने, धान जो है कि दो कैटेगरी के होते हैं, एक सामान्य धान होता है, एक आपका ए श्रेणी का। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में 117 रुपए की ही वृद्धि की गई, 117 रुपए की। अगर इसकी प्राइस की बात करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 2183 रुपए में नॉर्मल धान मिलता है जो कि 2300 रुपए का हो गया 117 रुपए की वृद्धि के साथ, और 2203 रुपए में आपको नॉर्मल जो है कि 2320 हो जाएगा। हमेशा जो है कि जो ग्रेड ए वाला जो धान होता है उसमें 20 रुपए एक्स्ट्रा ही प्राइस लगातार सरकार रख रही है। ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि प्राइस को 20 रुपए ही बढ़ाना है, लेकिन पिछले ट्रेंड को देखोगे तो 20 रुपए ही एक्स्ट्रा है। अगर हम वृद्धि देखें तो 117 रुपए की है। इसके बाद आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हो, लेकिन कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे बाजरा को देखोगे तो इसमें 125 रुपए की वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि बाजरा में यूपी सेकंड नंबर पे आता है। तूर की बात करें जो कि अरहर की दाल होती है, इसमें 550 रुपए की वृद्धि देखने को मिली है। 7000 से डायरेक्टली 7550 रुपए क्विंटल हो जाएगी दाल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं राम तेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही पहली पोजीशन प्राप्त करता है जिसमें सबसे अधिक 983 रुपए की वृद्धि हुई, 7734, यानी 7734 से बढ़ के 8717 रुपए हो गई। तो प्राइस याद रहे ना रहे, लेकिन जो आपकी प्राइस को इंक्रीज किया गया, जो एमएसपी दी गई है बढ़ा के, वो जरूर याद रख लेना। नहीं तो कम से कम यार फसल तो याद रख लेना कि किस फसल को मिला है। खरीफ की फसल में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, तो आप खुद देख पाओगे कि खरीफ की फसल में सबसे अधिक जो वृद्धि देखने को मिलती है वो रामतिल को मिलती है, नाइजर सीड को। सेकंड नंबर पे जो आपकी सबसे अधिक जो वृद्धि देखने को मिलती है 632 रुपए के साथ तिल को मिलती है, जिसको सीसमम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसमम कहते हैं। तो ये आपकी सेकंड नंबर पे हो गई, क्लियर। और थर्ड नंबर की बात करें तो यही आपकी तूर की दाल हो जाएगी। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं पढ़ने के, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो बेहतर है। गन्ने का भी कई बार होता है, तो गन्ने में देखो कि 25 रुपए की एमएसपी मिलेगी, सॉरी एमएसपी नहीं, एफआरपी इस पर मिलती है। यहाँ पे 315 रुपए से अब 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जूट की बात करेंगे तो जूट में आपकी क्या होती है, 285 रुपए की वृद्धि देखने को मिलती है जूट में। तो ये टोटल आपकी 22 फसलों की जो एमएसपी होती है वो आपको देख ली गई। और यहाँ पे थोड़ा सा जरा कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रश्न बनेगा। क्या प्रश्न बनेगा कि कृषि व्यापार। अब बस आपका अगले 1 से 2 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वो ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, जब आपने पूरा कृषि को पढ़ लिया है तो कृषि में 2 चीज़ और पढ़ लो। क्या पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको कि 2023-24 के कृषि निर्यात का जो मूल्य था वो लगभग 49,501 मिलियन डॉलर था। और अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र की भागीदारी पूरे निर्यात में कितनी है, 11.3%। जैसे हम लोग निर्यात में द्वितीयक सेक्टर से भी चीज़ों करते हैं, सर्विस सेक्टर से भी करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से भी करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में केवल कृषि की बात करें तो कृषि की भागीदारी 11.3% के साथ है निर्यात करने में। और कौन कौन सी फसल ऐसी थी जिसका सबसे अधिक या तो हमने निर्यात किया है तो आयात किया, तो आप देखो कि निर्यात में सबसे अधिक हमने अनाजों का निर्यात किया है 2.5% के साथ। सेकंड नंबर पे हमने सी फूड्स का निर्यात किया जो लगभग 1.7%। थर्ड नंबर पे हमने मसालों का निर्यात किया है। तो देखो मसाला भी आता है कृषि के उत्पादन में, लेकिन मसाले का निर्यात कम हो रहा है, अनाज का निर्यात हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो सबसे अधिक हमने निर्यात अनाज का किया और समुद्री उत्पादन सी फूड्स का किया। आयात की बात करेंगे तो पूरे आयात जितना भी हमारा समग्र आयात हुआ है भारत के अंतर्गत, उसमें लगभग 4.0% की मतलब देखने को मिलता है योगदान। तो अच्छी बात है कि कृषि का कहीं ना कहीं निर्यात बढ़ रहा है, यानी कृषि को जो है कि हम और मॉडिफाइड कर रहे हैं, बहुत अपडेट कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस तरीके से ये भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कृषि आयात की बात करें तो सामान्यतः इसमें देखोगे कि जो आयात मदें हैं, प्रथम स्तर पे कौन सी है, खाद्य तेल है। खाद्य तेल हो गया आपका जो हम आयात कर रहे हैं। दूसरा है आपकी दालों के बारे में बात करेंगे जिसे हम आयात करते हैं। तीसरा आपका काजू होता है जिसे हम आयात करते हैं। तो इस तरीके से आपने इसे देख लिया कि कौन कौन सी फसलें हैं जो कृषि के अंतर्गत आयात हो रही हैं। और निर्यात में हमारा टोटल निर्यात में कितना योगदान है, 11.3% कृषि का, और टोटल आयात में 4.0% का योगदान है। तो ये आपने पूरी तरीके से देख लिया। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अभी आपके पास पर्याप्त समय 1 महीना, आप डेली थोड़ा थोड़ा इस वीडियोस को देख सकते हैं, आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, या फिर कुछ चीज़ों का आप अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके पास ये मैगजीन है तो। और अब हम अगली क्लास में बागवानी को पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर मैं सब पढ़ा दूंगा तो आप क्या हो जाओगे, इधर उधर घूमने लगोगे एकदम, जैसे होता है ना बिल्कुल पागल हो जाना, मतलब कितने आंकड़े हम याद करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर से एक प्रश्न आना ही आना है, बागवानी से एक प्रश्न आएगा, मिनरल्स जो मैंने कल पढ़ाया था उससे एक प्रश्न आएगा। अब जो कल मैं पढ़ाऊंगा बागवानी वगैरह, उसके बाद
वन रिपोर्ट से एक प्रश्न आना ही है, एक प्रश्न आपके किससे आएगा, एनर्जी सप्लाई से आएगा, एक प्रश्न आपके न्यूक्लियर एनर्जी से आएगा। तो डायरेक्ट हम वो वाले प्रश्न करेंगे ना जहां से बार बार प्रश्न आते ही आते हैं, उसे इग्नोर करके जाना मतलब 5-6 प्रश्नों का नुकसान उठाना। और प्रीलिम्स में 5-6 प्रश्न फिर कहूंगा कि बहुत कीमती हो सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा आज का डिटेल एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।